चलो देखो इधर, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम सब पूरा कल आवेश के प्रकार तक पहुंच गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेन इस चैप्टर में चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन, आवेश। तो आज हम पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक ना। सुनो ध्यान से, इधर लिखना उखना मैं समझना ध्यान से, किसी पेन चलाने के बस आराम से सुनो, कितना लॉजिक चीज समझने वाले हो। प्रश्न हमारा यह है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्यों गति करता है। प्रश्न हमारा यही है, ठीक। समझो इधर, एकदम आराम से समझो। इलेक्ट्रॉन ही क्यों गति करता है। अगर हम बात करें, कोई परमाणु है, जैसे मालूम मैं बात किया सोडियम का, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 1। अगर इसका हम आप बाहु के अनुसार तो छोड़ो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये नाभिक है, ये पहला कक्षक, दूसरा तीसरा कक्षक। पहले कक्षक में बोर बड़े के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, ये लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक की खोज हम लोग जानते हैं 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किए थे, ठीक। और रदरफोर्ड ने कहा, रदरफोर्ड ने ही नहीं कहा, लॉजिक चीज है, किसी परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वह उस परमाणु के नाभिक में क्या होता है, केंद्रित होता है। और किसी परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है, समस्त मास होता है, उस परमाणु के नाभिक में 99.9% होता है। सोचो, इतना बड़ा परमाणु है, उसका समस्त द्रव्यमान कहां पर है, उसके नाभिक में है, उसके नाभिक में है। अच्छा, प्रश्न उठता है उसके नाभिक में इतना ज्यादा द्रव्यमान क्यों है, रीजन क्या है। एक ही समझो यहां पर ध्यान से। तो इधर अगर हम बात करें प्रोटॉन की, पहला पॉइंट, प्रोटॉन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, वह होता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 गुणे 10 घाते -27 किलोग्राम, ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तुलना करते हैं दोनों में, तो होता क्या है, समझ यहां से, होता क्या है यहां पर। अगर हम प्रोटॉन की द्रव्यमान की बात करें, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर मैं इससे तुलना करूं तो प्रोटॉन द्रव्यमान कितना है, 1.672 गुणे 10 घाते -27 बटे किससे भाग देना पड़ेगा, 9.1 गुणे 10 घाते -31 से। ठीक, हल कर लोगे घर पर जा करके, यह आता है 1837 गुना। मतलब जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वह 1837 गुना ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना लॉजिक चीज निकला यहां से, कितना खतरनाक चीज निकला। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1 2 गुना 1000 गुना नहीं, 1837 गुना ज्यादा है। ये बताओ, एक फील्ड में एक पतले लड़के दौड़ा दो, एक फील्ड में वही मोटा लड़का दौड़ा दो, कौन तेज दौड़ेगा। तो क्योंकि यहां से निष्कर्ष ये निकल रहा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा है। या मैं ऐसे रख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन, सीयूटी पूछा भी गया था ना, सीयूटी पूछा गया प्रश्न,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कितना कम है? कितना कम है? 1837 गुना कम है। सोचो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना कम है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से बहुत कम है। और कम होने की वजह से इसीलिए ये करता क्या है? नाभिक के चौथ करता है, चक्कर लगाता है। मैं पॉइंट लिख रहा हूं। लॉजिक क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन नहीं होता, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना क्या होता है? कम होता है। इसी चीज को हम घुमा बोल सकते हैं कि प्रोटॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का 1837 गुना क्या हो जी? ज्यादा होता है। मैंने उसका उल्टा लिख दिया। जो हमको मेन चीज हमारा इलेक्ट्रॉन है। पहला पॉइंट क्या हुआ? पहला पॉइंट क्या हुआ? मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से बहुत कम होता है, इसलिए वो नाभिक क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाता है। अच्छा, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकेंड क्या है? समझ ध्यान से। पॉइंट नंबर सेकेंड ये है, जो किसी परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या एक होती है। नाभिक की त्रिज्या, उस नाभिक के केंद्र से उसके बाहरी कक्षकवा तक की दूरी को हम लोग कहते हैं क्या? नाभिक की त्रिज्या। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है परमाणु त्रिज्या। उस परमाणु के केंद्रवा से उसके सबसे बाहरी कक्षकवा की बीच दूरी हम लोग कहते हैं क्या है? परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडाई। तो जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक के सेंटर से, केंद्र से नाभिक के बाहरी कक्षक दूरी को नाभिक की त्रिज्या बोलते हैं। और परमाणु त्रिज्या क्या होती है? नाभिक के ही केंद्र से उसके सबसे बाहरी कक्षक दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। और ध्यान दो, जब नाभिक की त्रिज्या निकाला जाता है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, जो नाभिक की त्रिज्या होती है वह होती है 1×10⁻⁻15 मीटर। और जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है वह होती है 1×10⁻10 मीटर। अगर हम तुलना करें, इन दोनों में कंपेयर करें तो होगा क्या? देखो ध्यान इधर, अगर हम बात करें जो नाभिक की त्रिज्या है, अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या, तुलना करते हैं इसकी हम लोग परमाणु की त्रिज्या से, ठीक? तो परमाणु त्रिज्या कितनी है जी? 1×10⁻10 बटे 1×10⁻15। 15 ऊपर जाएगा, 10 में 15 हटाने कितना आएगा? 5 आएगा ना जी। 1×10⁻5 आएगा, +5 है। किसमें आएगा? +5। यह हम कह सकते हैं, जगह थोड़ा चलो दिख नहीं रहा होगा, इसको डालना पड़ेगा, डाल लेता हूं मैं। यानी जो परमाणु की त्रिज्या होती है वह 10⁵5 गुना होती किससे? नाभिक की त्रिज्या से। नाभिक की त्रिज्या से, या इसी चीज को हम कह सकता हूं, जो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁵5 को हम लोग मैथ में कहते हैं 1 लाख, 1 पर 5 जीरो। पूरे नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, ठीक? लॉजिक क्या यहां पर है? साला देखो यहां पर क्या हो रहा है। परमाणु बहुत बड़ा है, उस परमाणु का जो सेंटर है, नाभिक है, उस परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना में 1, 2 गुना, 1000 गुना नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख गुना बड़ा है। यानी मतलब क्या? इसी चीज को मैं उल्टा बोल सकता हूं, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो उस परमाणु के त्रिज्या से 1 लाख गुना क्या होती है? छोटी होती है, कम होती है। पहले मैं लिखता हूं, फिर समझाता हूं। यानी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या,
परमाणु की त्रिज्या, परमाणु के त्रिज्या की तुलना में 1,00,000 गुना कम होती है, कम होती है। ये बताओ, हे कुआं है, हे क्या है? कुआं बहुत, मैं घर नहीं बनाया इतना बड़ा, और हे क्या है? छोटा कुआं है, बोर है। हाँ, इसमें एक बाल गिर जाए, इसमें एक बाल गिर जाए, तुम बताना किसमें से निकालना बाल को आसान होगा? छोटे वाले से? अच्छा, तो इसमें चली जाएगी, घुस जाएगी, सब निकाल लेंगे। बड़े वाले से आराम से चले जाएंगे, बाल को निकाल ले चले आएंगे। इसमें क्या होगा? कोई बोरवेल है जी, उसमें क्या होगा? कोई चीज गिर गया, उसमें निकालना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। अब तुम सोचो, अगर हम लोग जानते हैं जो हमारे ब्रह्मांड में सूर्य है, सूर्य पृथ्वी माई से 1-2 नहीं 109 लाख गुना बड़ा है। कितना? 109 लाख गुना बड़ा है। यानी अगर हम सूर्य को मान लें एक फुटबॉल, अगर हम सूर्य को मान लें एक फुटबॉल, जो पृथ्वी माता जी हैं वह एक सरसों के बीच क्या होंगी? बराबर होंगे। उसी प्रकार से अगर परमाणु को हम मान लें फुटबॉल, तो जो नाभिक हो कैसे होगा? सरसों के दाने के बराबर होगा। और सरसों के दाने के बराबर में कौन बैठा है? कौन बैठा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बताओ, सरसों के छोटे से स्थान में, छोटे से एरिया में प्रोटॉन बैठा है, तो क्या उस प्रोटॉन को हम बाहर निकाल पाएंगे? उस प्रोटॉन को निकालना क्या होता है? मुमकिन नहीं होता है। और जब प्रोटॉन निकलेगा नहीं तो चक्कर लगाएगा। दूसरा कंडीशन यह हुआ, क्यों? जन क्या था? जन यही था कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो उस परमाणु की तुलना में बहुत क्या होता है? छोटा होता है। और किसी छोटे स्थान में से उस छोटे स्थान कौन बैठा है? प्रोटॉन बैठा है। उस प्रोटॉन निकालना क्या होता है? मुमकिन नहीं है। और जब प्रोटॉन निकलेगा नहीं तो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा नहीं। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 क्या है? थर्ड सबसे मेन चीज है। थर्ड क्या है? सबसे मेन चीज है। अगर हम बात करें पूरे इस यूनिवर्स में, पूरे इस ब्रह्मांड में 4 प्रकार के मौलिक बल होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के मौलिक बल होते हैं। मौलिक बल 4 प्रकार के मौलिक बल होते हैं। उन चारों प्रकार के मौलिक बल कौन कौन है? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। सही है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, FG बोलते हैं हम। दूसरा है क्षीण बल, क्षीण बल, बिग फोर्स। ठीक। तीसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, किसी कोई दिक्कत होगा बिना संदेह बताएगा। ठीक। बैठ करके मुस्कुराना ही है। ठीक नहीं, मुस्कुराना हर लड़कियों के गधा है, जो इसमें फंसा हो गधा है। विद्युत चुंबकीय बल, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक। चौथा क्या है? नाभिकीय बल। ठीक। हाथ से पढ़ते रहो प्लस हंसते रहो ना जी। नाभिकीय बल है न्यूक्लियस फोर्स। ठीक है मित्र, हमने क्या बोला? ब्रह्मांड में 4 प्रकार के मौलिक बल होते हैं। पहला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है? क्षीण बल, बिग फोर्स। तीसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और चौथा क्या है? नाभिकीय बल। अब होता क्या है, समझ ध्यान से। इनमें संबंध होता है, एक संबंधे 10⁻25, संबंधे 10⁻36, संबंधे 10⁻38।
अच्छा, इस संबंधों देखने से क्या मालूम चल रहा है कि पूरे इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक बलवा कौन है? नाभिकीय बल है। पूरे इस यूनिवर्स का सबसे खतरनाक बल कौन है? नाभिकीय बल है। और नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से एक दो गुना नहीं, 10 घाते 38, यानी एक पर कई जीरो है, 38 जीरो है, एक पर 38 जीरो है। ये एक घाते एक है, मतलब एक घाते एक है। ये है गुरुत्वाकर्षण बल का रेशियो, सबके चारों रेशियो है सब। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल एक रेशियो में, एक घाते एक में है, तो नाभिकीय बल कितना है? 10 घाते 38। 10 घाते 38 लिखोगे तो हेफ लेख हवा चला जाएगा। इतना बड़ा वैल्यू है। अब तो सोचो होता क्या है। यानी इससे निष्कर्ष इन कर रहा है कि नाभिकीय बल का मान पूरे ब्रह्मांड का सबसे क्या है? खतरनाक बल है। तो नाभिक में होता क्या? समझ कर हमने बताया, जो नाभिक में, ये नाभिक, इसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हमने बताया नाभिकीय बल का मान सबसे प्रबल है। अब नाभिकीय बल का मान प्रबल होने की वजह से होता क्या है समझो। अब मेन चीज क्या है? आगे हम लोग पढ़ेंगे। आवेश की खोज किए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हुआ क्या? लेकिन हम लोग आगे पूरा बताएंगे भी, समझोगे। समान आवेश में होता है प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण। सही है? हाँ। चलो प्राण भी समझा रहे हैं। एक हमारे समझने पड़े तो समझ जाते हैं बच्चा। हमारी देखो ऐसे बच्चे हो चाहिए, टीचर समझाने पड़े, बच्चे क्या हो जाए? समझ जाए टीचर क्या बोलने वाला है। एक गजब। इससे मैं खुश हुआ, मुकाम्बो खुश हुआ। इधर देखो, आप, यानी नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठा है, वैसे समान आवेश में होता है प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण। लेकिन नाभिक के अंदर पूरा उल्टा होता है। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहां पर क्या होता है? क्योंकि एक तो जो उसका रेडियस है, जो स्थान है, बहुत कम है। स्थान कम होने की वजह से प्रोटॉन के बीच में भी आकर्षण बल, प्रतिकर्षण नहीं, कौन बल? आकर्षण बल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण काम ही करेगा। समय यहां से लिख दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन बल काम करेगा? आकर्षण। यानी तीनों ही कंडीशन में कौन बल काम करेगा? आकर्षण बल। आकर्षण बल काम करेगा। अब होगा क्या? जब उस नाभिक में बहुत कम स्थान में उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, मास कितना ज्यादा है? 1800। पूरा परमाणु का जो मास है कहां पर है जी? उसके नाभिक में है। एक मास ज्यादा है, उस मास में कौन कौन बैठा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सभी के बीच में कौन बल काम कर रहा है? आकर्षण बल। अब आकर्षण बल काम करने की वजह से इस नाभिक का जो बल होता है, जो फोर्स होता है, नाभिकीय बल का मान होता है, बहुत क्या होता है? ज्यादा होता है। और नाभिकीय बल का मान ज्यादा होने की वजह से ये बताओ, एक बार इसका लगाओ, इस प्रोटॉन लगाओ, इस न्यूट्रॉन से हो चुका है, तो क्या इसको बाहर निकाल पाओगे? समझोगे ना भैया? बच्चा है, माता पिता है, बच्चे का वो मैं अलग चीज, वो अलग मैटर है, ठीक है? हाँ, तो माता पिता का लगाओ बच्चे से है। अब बच्चे को अलग ले जाओगे, मूवी देखते हो ना, तो वहां पर क्या होगा? यहां पर समस्या क्रिएट होगी। यानी इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल काम कर रहा है। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच आकर्षण बल काम कर रहा है, तो जब हम प्रोटॉन को निकालने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन करता क्या? उसको अपनी ओर खींच लेता है। जब न्यूट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा तो प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब प्रोटॉन नाभिक बाहर निकलेगा नहीं तो चक्कर लगाएगा नहीं, तो कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे मन में चल रहा होगा, एक डाउट क्लियर करो। तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप करें कि नाभिकीय बल का मान सबसे ज्यादा है,
इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और चक्कर क्यों लगा, 3 कंडीशन में बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन्स का बहुत ही कम होता है, पहला कंडीशन। और क्या अगला क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक में नहीं होता, कहां होता है, उसके बाहर होता है। अच्छा, ये प्रश्न क्या है, ध्यान रखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में, सबसे लॉजिक चीज, 3 चीज तो हो गया, सबसे लॉजिक चीज क्या है, सबसे मेन चीज, चौथा चीज, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बस बात सुनो ध्यान से, ठीक। मान लो परमाणु का पहला कक्षक है, दूसरा कक्षक है, ए है के, ए है एल, ए है एम। मान लो इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 ठोक लगा रहा है। मैं सोडियम के लिए बात कर रहा हूं अभी। तो इस कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक ऊर्जा होगी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होगी। मैं मान रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, मान लो इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा है 20 जूल, इसकी है मान लो 40 जूल, इसकी है 60 जूल, 60 जूल। तो बोर बरी ने कहा था किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षक में ही चक्कर लगाते हैं। मतलब अगर कोनो इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया उसकी ऊर्जा 19 जूल है, तो उस परमाणु के नाभिक की कक्षक में चक्कर लगा ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी ऊर्जा कितनी है, 19 जूल है, 18 जूल है, 16 जूल है, 36 जूल है, 50 जूल है, यानी इनमें से कोई उसकी ऊर्जा नहीं है। जब ऐसे इनके अलावा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होगी तो वो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा ही नहीं पाएगा। वह इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में तभी चक्कर लगा पाएगा जब उसकी ऊर्जा कितनी होगी, 20 जूल होगी। कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में चक्कर तभी लगा इस कक्षक में, दूसरे कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में चक्कर तभी लगा पाएगा जब उसकी ऊर्जा कितनी होगी, 40 जूल। कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में चक्कर तभी लगा पाएगा जब उसकी ऊर्जा कितनी होगी जी, 60 जूल। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 59 जूल भी हुई तो कभी भी वह इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला नहीं है। यानी बोर बरी ने कहा हर कक्षक में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की अपनी ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है। अगर बाई चांस कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षक को छोड़ करके दूसरे कक्षक में जाना चाहता है, होगा क्या, मान लो पहले कक्षक से इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षक को छोड़ करके इस कक्षक में चक्कर लगाना चाहता है। इस कक्षक में चक्कर लगाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी बाहर लेना पड़ेगा, कितना एनर्जी बाहर देना पड़ेगा, इसके कक्षकों के अंतर के बराबर, यानी 40 - 20 कितना जी, 20। तो इस कक्षक में, पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अगर उसको हमको दूसरे कक्षक में भेजना है तो दूसरे कक्षक में भेजने के लिए इन कक्षकों के अंतर के बराबर, यानी इस कक्षक में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 20 जूल ऊर्जा और दे दूंगा तो वह इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में चक्कर लगाने लगेगा, दूसरे वाले में। अगर तुमने 19 जूल भी दिया तो कक्षक से क्या हो गया, बाहर हो गया। मान लो इस कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन इस कक्षक से आना चाह रहा है पहले कक्षक में, इस कक्षक से किसमें जी, पहले आना चाह रहा है, बताओ तो करना क्या पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपने कक्षक से, अपने अंदर से एनर्जी निकाल। हमने क्या बोला, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से हाई ऊर्जा स्तर में जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो उसको बाहर से एनर्जी लेना पड़ेगा। जब यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां गया तो 20 जूल एनर्जी लिया, तब जाके इसको चक्कर लगा पाएगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में बैठा होगा और निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसको अपने कक्षक क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा निकालना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। मान लो 60 जूल वाले में कोई इलेक्ट्रॉन बैठा था, वो किसमें ना चाह रहा है, पहले में, तो कितना एनर्जी निकालना पड़ेगा उसको, 60 - 20 यानी 40 जूल एनर्जी अपने कक्षक से निकालेगा, तब कहां चक्कर लगा पाएगा, पहले चक्कर लगा पाएगा। यानी इससे 2 चीज निष्कर्ष निकला, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर किस में आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। बात समझ आई।
यहां तक तो बात समझ में आई। अच्छा, अगला मेन चीज क्या है ये बात हमको समझ में आया। यानी मैं एक चीज लिख भी देता हूं यहां पर, ठीक, यहां पर है, चौथा यहां पर था, ठीक। यदि कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह क्या जी, ऊर्जा क्या करेगा, ऊर्जा का शोषण करता है, अवशोषण करता है, तथा है ना जी। और यदि क्या होगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा किसमें स्तर में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वह क्या जी, ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। कोई बात नहीं, ठीक, इतना ठीक। पांचवा पॉइंट क्या है, एक बात ध्यान रखो, तुम लोग देखते होगे हमारा मेन टॉपिक क्या है, आवेश। इतना पूरा मैं समझा दिया। यानी एक बात जान लो, हमेशा कौन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा, प्रोटॉन क्यों गति करेगा, पूरा समझा दिया मैंने। यानी एक बात और जान लो, सबसे मेन चीज क्या है, किसी परमाणु से हमेशा बाहर कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निकलता क्यों है ये बता दे। एक बात और जान लो, मान लो ए परमाणु का नाभिक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। होता क्या है, किसी भी परमाणु के कक्षक से मान लो इसमें 3 कक्षक हैं, ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है। हमेशा इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के बाहरी कक्षक से निकलेंगे। कहां निकलेंगे, बाहरी कक्षक से। ना कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, ना तो इसमें से, हमेशा कहां निकलेंगे, बाहरी कक्षक से। ये बात अपने माइंड बैठा लो, हमेशा इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के बाहरी कक्षक से निकलेंगे। और बाहरी कक्षक से ही क्यों निकलेंगे, क्योंकि उसी कक्षक में अनस्टेबिलिटी होती है। क्यों भैया, सोडियम का परमाणु क्रमांक था 11, 2 8 1। दुनिया का, धरती का हर एक व्यक्ति अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। एक चीज 11 पढ़ चुके हो, उस सोडियम के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, उस 1 इलेक्ट्रॉन के कारण सोडियम अनस्टेबल है, अस्थायी नहीं है। वह अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, यानी अक्री गैस जैसी यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए यह सोचेगा हमेशा मैं अपने बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन क्या करूं, निकाल दूं। इसीलिए हमेशा जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां निकलेगा, बाहरी कक्षक से निकलेगा। दो चीज, दो कंडीशन, दो बात। पहला बात क्या है, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। पहला बात क्या जी, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। स्टेबिलिटी के बाद, ठीक, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात यह है, धरती का हर एक चीज, न्यूटन ने एक नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण नियम। वह नियम धरती के हर स्थान पर लागू होता है, उसको कहते हैं न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। वह नियम है F बराबर G m1 m2 बटे, आगे तुम लोग इसी चैप्टर में पढ़ोगे, इसी चैप्टर को होता है F बराबर, ठीक, के Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर। भी मैं यही बात ले रहा हूं। न्यूटन ने कहा एफ प्रपोर्शनल एम, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। अगर दूरी बढ़ेगी, अगर दुई पिंडों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दुई पिंडों के बीच में, दुई ऑब्जेक्ट के बीच में बल, दूरी बढ़ा दोगे बल क्या हो जाएगा? दूरी घटाओगे तो बल बढ़ेगा, और दूरी बढ़ा दो बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब क्या है? अगर दुई पिंड है, उनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो उनके बीच जो बल होगा क्या होगा? बहुत ज्यादा काम करेगा, और दूरी बढ़ जाएगी तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और तुम लोग जानते भी होंगे हमारे ब्रह्मांड में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। इसीलिए बुध सूर्य की परिक्रमा, पहले बुध आते हैं, बुध ही ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि वरुण अरुण, ऐसे ना जी, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। अब जब बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, उस बुध ग्रह पर सूर्य का बल भी ज्यादा काम करे, कम काम करेगा? ज्यादा काम करेगा। जब उस बुध ग्रह पर सूर्य का आकर्षण बल ज्यादा काम करेगा, इसलिए बुध सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिनों, कई दिनों में? 88 दिनों में। वहीं सूर्य की दूरी, पृथ्वी की दूरी, जो पृथ्वी हो गई सूर्य से क्या हो गई? इसकी दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ने की वजह से पहले बुध परिक्रमा किया 88 दिन में, अब वही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन की? 1 वर्ष में, 365 दिन में की। क्यों? दूरी बढ़ गया। वही अरुण की बात करेंगे तो अरुण और सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा होती है। प्रकाश वर्ष में वो चक्कर लगाता है, प्रकाश वर्ष में चक्कर लगाता है। यानी अगर दो पिंडों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी बढ़ा दोगे, दूरी बढ़ने से बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षक में है, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय बल का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। और कम क्या होता है? क्योंकि नाभिक से क्या है? बहुत ही दूर है। इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय बल का मान सबसे कम होता है, और नाभिकीय बल का मान कम होने की वजह से हमेशा किसी परमाणु के नाभिक, हमेशा किसी परमाणु के बाहरी कक्षक कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस परमाणु पर, उस वस्तु पर हमेशा आवेश उत्पन्न कर क्या कर जी? काम करेगा। क्यों? नाभिकीय बल का मान क्या होता है? कम होता है। क्या जी? नाभिकीय बल कहां कम होगा? बाहरी कक्षक पर ना, बाहरी कक्षक पर नाभिकीय बल कम कहां पर होगा? बाहरी कक्षक वाले परमाणु पर, इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी कक्षक पर। इसीलिए बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन हमेशा निकल जाता है। वही इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर, उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न करके करता है, कार्य करता है। इतना लॉजिक, इतना बात समझ में आया? किसी कोई डाउट नहीं? अब समझ जाने से होता क्या है, जैसे मान लो हम लोग करते क्या हैं, हमने क्या बोला? दुनिया का कोई भी चीज होगा, ये मार्कर है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, लेकिन जितनी मात्रा में इसमें इलेक्ट्रॉन उतनी मात्रा में क्या है? प्रोटॉन है। दोनों समान मात्रा में होने की वजह से इसलिए क्या मार्कर क्या? न्यूट्रल है। लेकिन जब मैं इस मार्कर को किसी से रगड़ दूंगा, मान लो ये मार्कर है, मैंने मार्कर को बाल से रगड़ दिया, समझ ध्यान से, अब मैं मार्कर को बाल से रगड़ दिया, जब मैंने मार्कर को बाल से रगड़ा तो हुआ क्या? इस मार्कर के कक्षक से ठीक कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने से अब होगा क्या? इलेक्ट्रॉन निकल जाए, किसकी मात्रा यहां ज्यादा हो गई? प्रोटॉन की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। मान लो इन दोनों को मैंने रगड़ा, इसको रगड़ा, तो इससे किसी एक मिला से तो इलेक्ट्रॉन निकले नहीं निकले होंगे। मान लो इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला आया, इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इस पर इलेक्ट्रॉन कम, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इस पर प्रोटॉन क्या होगा? ज्यादा। बात समझो, बहुत डीपली बात है। हमने क्या बोला? दो मार्कर है, एक लाल वाला है, करीब वाला है। दोनों मैंने रगड़ दिया, रगड़ने से या तो इससे या तो इससे, मान लो मैं करीब वाले से, करीब वाले से इलेक्ट्रॉन कुछ निकल, कहां लगा? ललका वाले में। जो ललका वाले अभी क्या थे? दोनों में न्यूट्रल थे। दोनों में न्यूट्रल होने मतलब भी है जितना
चार्ज इस पर उतना चार्ज इस पर। जैसे मैंने रगड़ा, इससे इलेक्ट्रॉन आगे ललका वाले पर, इलेक्ट्रॉन ललका वाले पर गए, इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इस पर प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा। इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इस पर जब प्रोटॉन ज्यादा, धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी दोनों मिला क्या हो गया, आवेशित हो गया। यानी आवेशित कोई चीज कब होता है, जब उसको क्या करते हो, रगड़ते हो। ठंडी में करते क्यों, ठंडिया में ना, ठंडिया में ऐसे हाथों रगड़ करते क्या हो, अपने आप करते ही हो, ऐसे कर लिए, दूसरे लगा देते, मान कोई है साथी लगाते तो लगा दिए, ठीक ठीक, ये चीज हो गया। यानी एक चीज तो हमको समझ में आ गया, अगर किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर चार्ज को उत्पन्न करना है, हमको उसको करना क्या पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। और रगड़ने से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन चाहे इस वस्तु से चाहे इस वस्तु से, इसमें से तो इसमें जाएगा, इसमें से तो इसमें जाएगा। पसंद आया, तो बड़ा सर